हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते। वेलकम टू श्री विद्या यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में और इस वीडियो के बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे यूनिट वाइज एनआईओएस की कोर्सेज से। ये पर्टिकुलर वीडियो है यूनिट 1 कोर्स 506 अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कंटेक्स्ट। ठीक है, वो वाली जो कोर्स है हमारा, आई थिंक मैंने टाइटल ठीक से बोला है, यही नाम है उस कोर्स का। कोड 506 है और यूनिट है 1। यूनिट 1 के अराउंड 50 क्वेश्चंस हम इसमें लगाने वाले हैं। ये उनके लिए ख़ास बेनिफिशियल है, या तो जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करा है, अपने एनआईएस को टच नहीं करा है, या फिर जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है। जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए क्विक एक ग्रास्प की तरीके से प्रिपेयर होगी यूनिट। मतलब बेटर तो यही रहेगा कि आप पूरा पढ़ लें, मगर फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है, किसी वजह से आप वर्किंग है या टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं या कुछ और रीजंस हैं, तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, बीच में पॉज भी कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 से हम शुरू कर रहे हैं। द टेक्स्ट डिफाइंस ग्रोथ स्पेसिफिकली एज चेंजेस दैट आर ए क्वालिटेटिव एंड फंक्शनल, बी स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल, सी बिहेवियरल एंड सोशल, इमोशनल एंड मोरल, डी। तो इसका ग्रोथ को सीधे हम जो कनेक्ट करते हैं वो स्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है ग्रोथ में, तो इसका आंसर है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजी चेंज होती है ग्रोथ में हमारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2। ये सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली एनआईओएस के ऑथेंटिक टेक्स्ट से ही बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कहीं बाहर से क्वेश्चंस नहीं है, मनगढ़ंत उसी से रिलेटेड हैं, और काफ़ी हद तक आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस यूनिट के वो कवर हो जाएंगे इन क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एंड पॉइंट ऑफ ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। एंड पॉइंट क्या है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का? क्या वो है ए ग्रोथ कंटिन्यूज अंटिल डेथ, डेवलपमेंट स्टॉप्स एट मैच्योरिटी, बी both growth and development stops at physical maturity, C growth stops with maturity, development continues throughout the lifespan, या फिर D development stops when school ends, growth continues until death। तो ये D तो एकदम ही गलत है। इसका आंसर है C। आप देख भी पा रहे होंगे, जो ग्रोथ है वो मेच्योरिटी के टाइम पर रुक जाती है, सीज कर जाती है, मगर डेवलपमेंट आपने सुना होगा, डेवलपमेंट गोज फ्रॉम क्या है, वूम टू टूम्ब। सुना है आपने? डेवलपमेंट जन्म से, बल्कि जन्म से भी पहले, कंसेप्शन से लेके डेथ तक डेवलपमेंट चलता है। लेकिन जो हमारी ग्रोथ है वो सीज कर जाती है जब हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी है, वो एक मेच्योर हो जाती है। जैसे हमारा हाथ पैर है, वो जिनको उनको जितनी लेंथ, जितनी मतलब एक तरीके स्ट्रक्चर लेना, जब वो मेच्योर हो जाएंगे, करीब हमारे टीनेज में ही वो मेच्योर हो जाते हैं, 18-20 एज तक, उसको मेच्योरिटी वहाँ पे ग्रोथ एक तरीके से सीज कर जाती है। उसके बाद बहुत कम रेट होता है ग्रोथ का, तो वहाँ पे हम उसको एक तरीके से रुका हुआ मान लेते हैं ग्रोथ में, मगर डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता। ठीक है, आप अभी भी ये पढ़ रहे हैं तो अभी भी आप डेवलप कर रहे हैं ना एक तरीके से। जब आप कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, कोई नया एजुकेशन में सीख रहे हैं, या फिर डे टू डे लाइफ में भी कुछ सीख रहे हैं, तो वो भी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन 3rd। A teacher observes that a student has increased in height and weight but still struggles with emotional control। अब ये बच्चा जो है वो हाइट और वेट गेन कर लिए हैं, इसका मतलब वो ग्रोथ इसकी प्रॉपर चल रही है, मगर इमोशनल कंट्रोल नहीं आया है। इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हिंडर कर रहा है, कहीं रुक रहा है। दिस ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स द टेक्सचुअल स्टेटमेंट दैट। टेक्सचुअल स्टेटमेंट जहाँ पे भी आपको टेक्सचुअल या टेक्स्ट दिखे ना, तो वो आप समझ जाइए वो रेफर यूनिट 1 को करा जा रहा है। ठीक है, क्या है, ग्रोथ ऑलवेज एंश्योर्स डेवलपमेंट। ये गलत बात है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट इज स्ट्रिक्टली फिजिकल, ये भी हमारा गलत है। डेवलपमेंट डज नॉट मीन ग्रोथ,
या फिर ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग इन डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन से जो रिलेट हो रहा है वो डी पॉइंट है। सी पॉइंट भी एक तरीके से ठीक है, डेवलपमेंट डज नॉट मीन ग्रोथ, डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ नहीं होता, ठीक है, और ग्रोथ का भी मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो हमारा इस क्वेश्चन से जो पर्टिकुलरली ऑप्शन रिलेट हो रहा है वो ये है, ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग इन डेवलपमेंट, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट आ भी सकती है और नहीं भी, कोई ये ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है, बच्चा हश पुष्ट तो हो गया है लेकिन इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पा रहा इमोशंस को। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन इज द फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ, ये तो आपको सीधा ही ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ग्रोथ ही सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन होता है, हमारे सेल्स जैसे मल्टीप्लाई कर करके बढ़ते हैं, हमारा बॉडी का साइज बढ़ जाता है, हमारे मसल्स लिम्स सब कुछ स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल पार्ट्स विच ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हैव प्रोड्यूस्ड, ये एक स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज करता है वो सब पार्ट्स को जो कि ग्रोथ ने और डिफरेंशिएशन ने बनाए हैं। डिफरेंशिएशन मतलब होता है होल टू पार्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। दिस implies that development is primarily quantitative, qualitative, measurable in inches, discontinuous, ये भी गलत। मेजरेबल इन इंचेस डेवलपमेंट को मेजर करना कठिन है, डिसकॉन्टिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी रुकता नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं है क्योंकि वो ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और आंसर है क्वालिटेटिव, ठीक है। द टर्म मेच्योरेशन, अब मेच्योरेशन क्या होती है और लर्निंग होता क्या है, एक होती है ग्रोथ, एक होती है डेवलपमेंट और एक होती है मैच्योरेशन। जब कोई ऑर्गन डेवलप होता है तो मतलब कोई ऑर्गन ग्रो होता है, हमारी बॉडी जब ग्रो होती है तो विद टाइम वो मेच्योर हो जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी मेच्योरिटी पे आ जाती है, खासकर हमारी टीन एज में मेच्योरेशन का पीरियड होता है वो, ठीक है, जितना साइज जितना जो कुछ होना होता है हमारी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के साथ हो जाता है। जब इस मेच्योरेशन के साथ लर्निंग होती है, जब हमारे उस जो हमारी बॉडी वेसल है एक तरीके की, जब वो चीज़ें लर्न करती है उस बॉडी के थ्रू, तब वो डेवलपमेंट कहलाता है। मैच्योरेशन प्लस लर्निंग इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, इन दोनों को जोड़कर बनता है क्या, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट इन दोनों को जोड़कर बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, टर्म मैच्योरेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लर्निंग इन द टेक्स्ट बाय बीइंग डिफाइंड एज, मैच्योरेशन और लर्निंग बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, मैच्योरेशन ज़्यादा ग्रोथ से जुड़ा हुआ है और लर्निंग थोड़ा अलग चीज़ है, इन दोनों को मिलकर डेवलपमेंट होता है। अब मैच्योरेशन को कैसे डिफाइन करा गया है, इसका आंसर सिंपल ये है, चेंजेस इन मसल्स एंड नर्वस सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ टाइम के साथ जो मसल्स और नर्वस सिस्टम में हमारे मेच्योरिटी आती है, चेंज आते हैं, उसको मेच्योरेशन कहते हैं, ठीक है। अगला है, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स व्हाई अ चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल देयर हेड बिफोर देयर लेग्स, उसने अपना हेड क्यों संभाला पहले लेग से, क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा बच्चे पहले अपना सर उठाते हैं, फिर वो जैसे तैसे पलटी मारते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर कहीं चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, सबसे पहले हेड, ठीक है, हेड को संभालना सीखते हैं वो। ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है हमारा कैफेलो कोडल प्रिंसिपल ऑफ कैफेलो कोडल, कैफेलो मतलब हेड और कोडल मतलब टेल। सबसे पहले हेड की मसल्स को वो संभालना सीखेगा, फिर कहीं अपना धड़ जो होता है उसका शोल्डर्स के नीचे, उसके बाद वो पैरों की तरफ उसका चीज़ जाएंगी, ठीक है, हेड संभालेगा, फिर रोल रोल करना सीखेगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो क्रॉल करना सीखेगा, तब कहीं जाके वो चलना सीखेगा। तो लेग्स लास्ट में है, तो हेड से लेग्स की तरफ जब हो गया तो उसने कैफालोकोडल प्रिंसिपल का फॉलो करा। अगला है हमारा क्वेश्चन 8, अ चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल लार्ज मसल्स ऑफ द ट्रंक बिफोर द फाइन मसल्स ऑफ द फिंगर्स। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम इन चीज़ों में, कैफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ये दो चीज़ें हैं। कैफेलोकोडल होता है हेड से टेल की तरफ,
ठीक है, और प्रोक्सिमो डिस्टल होता है इनर मसल से आउटर मसल्स की तरफ। अब जो हमारी जो ये चिल्ड्रन टू कौन सी मसल्स है, ट्रंक जो हमारी धड़ है, ठीक है, उसको पहले कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि वो इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है सीधा, प्रोक्सिमो डिस्टल को। वो अंदर की मसल्स को पहले कंट्रोल करना सीख रहा है। जब वो ट्रंक को कंट्रोल करना सीखेगा, ट्रंक को कैसे कंट्रोल, हम कैसे मानेंगे कि उसने कंट्रोल किया, जब वो रोल ओवर कर लेगा, ठीक है, रोल घूमना पलटी मारना सीख जाएगा। उसके बाद वो अपनी आर्म्स की और लेग्स की मूवमेंट दिखाएगा आपको। आर्म्स की और लेग्स की मूवमेंट जब उसकी थोड़ी फाइन हो जाएंगी, निखर जाएंगी, तब वो कहीं फिंगर्स पे आएगा। तो कहीं ऐसे वो बीच में से चलता हुआ बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल है, ठीक है। और एक होता है ऊपर से नीचे की तरफ जब वो जाता है, तब वो होता है कैफेलोकोडल, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, द फ्रेज फ्रॉम womb to tomb is used in text to describe which principle? womb to tomb अभी हमने बात करी थी, ये डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है। कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, हमारे जीवन भर वो चलता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 9 का आंसर है बी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। 10th है द टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी मैंने आपको बताया यूनिट, यूनिट 1 कोर्स 506। तो मैं लिख देता हूँ, बाद में आप देख लेना, 506 यूनिट 1, ठीक है। द टेक्स्ट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ ग्रोथ इज रैपिड इन अर्ली ईयर्स। शुरू की ईयर्स यानी अर्ली ईयर्स मान लो इन्फेंसी, स्लोअर्स इन डाउन इन लेटर ईयर्स यानी कि चाइल्डहुड मान लो इसको, एंड राइजेज अगेन ड्यूरिंग एडोलिसेंस, इन दोनों को आप मान लो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ये हो गया इन्फेंसी, और ये एडोलिसेंस आप जानते ही हो। ये कह रहे हैं यहाँ पे तेज है, यहाँ पे धीरे है, यहाँ पे फिर तेज है। ये क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, दिस सपोर्ट्स द प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। पैटर्न तो फॉलो करता है, लेकिन इसका आंसर है ये, द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। पैटर्न तो फॉलो करेगा वो, ठीक है, मगर उसका रेट यूनिफॉर्म नहीं होगा। उसके देखो देखो उसकी मेच्योरिटी पहले मतलब वही रहेगी, जो हाथ पैरों की जिस जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा, मगर जो रेट है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का वो फ़र्क आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके पहले लेटे लेटे वो उंगलियां चलाने लग जाएगा, पेन से लिखने लग जाएगा। पहले चलना सीखेगा, हाथ चलाना सीखेगा, तब कहीं वो फिंगर्स की मूवमेंट, फाइन मोटर स्किल्स आएंगी, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न। लेकिन ये रेट ऑफ ग्रोथ है, ये अलग चीज़ है, किस रफ्तार से वो किस टाइम पीरियड में सीख रहा है, ये वो प्रिंसिपल है, ठीक है। अ टीचर नोटिसेस दैट द गर्ल्स इन हर फिफ्थ ग्रेड यानी लगभग 10 या 11 साल class seem physically taller and more mature than the boys of the same age, which principal explains? ये तो आपको भी पता होगा, टीनेज तक आते आते गर्ल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है बॉयज से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, इसमें कुछ इंटर रिलेट नहीं हो रहा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये ऑप्शन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ऐसा कुछ नहीं है, इसका आंसर सीधा सीधा है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चा अलग, और खासकर लड़के और लड़की तो अलग है ही इन चीज़ों में खासकर, ठीक है। आपको भी पता है इसके थोड़े टाइम तक लड़कियां ग्रोथ मतलब ज़्यादा लेती हैं, लेकिन जैसे ही एडोलिसेंस की मतलब ख़त्म होता है एडोलिसेंस, तब तक बॉयज़ टेक ओवर कर जाते हैं अपनी ग्रोथ में। अ चाइल्ड बेबल्स, ठीक है, बड़बड़ाना एक तरीके से, रैंडम साउंड्स बिफोर सेइंग स्पेसिफिक वर्ड्स। शब्द बोलने से पहले वो कुछ रैंडम साउंड्स निकालता है, बेबल करता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक तो वर्ड्स थे, जनरल बेबलिंग थी, तो ये तो गलत हो गया। डेवलपमेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, ये इसका आंसर है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, बाकी ये दोनों भी पढ़ सकता था मैं, मगर मेरे को एक तरीके से आंसर पहले दिख गया तो मैं पहले ही मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। हमारा फोकस टाइम कंज्यूम करना नहीं है, लर्निंग इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल वर्ड है बेबलिंग,
स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो उसने नए वर्ड सीख कर बोले धीरे धीरे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट का कि वो जनरल से स्पेसिफिक जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज डेवलप इन डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट फ्रॉम पार्ट्स टू होल। एक होता है होल टू पार्ट्स, ये है डिफरेंट, इसको दोबारा ही लिख देते हैं, अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल जो है वो होल से पार्ट डिफरेंशिएट करना, जो है बड़े को छोटों में तोड़ना, और जब दोबारा इस छोटों को बड़े में जोड़ते हैं तो वो इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है इंटीग्रेशन और ये था डिफरेंशिएशन। जब किसी होल को पार्ट्स में करा तब डिफरेंशिएशन, और जब उन पार्ट्स को दोबारा जोड़कर एक होल बनाया तब इंटीग्रेशन। ये हमारा डेवलपमेंट में चलता रहता है। हम बड़ी चीज़ों को छोटों में तोड़ते हैं और छोटों को जोड़कर दोबारा बड़े में समझ बढ़ाते हैं अपनी इन चीज़ों के इन तरीकों से, ठीक है। Which principle implies that physical illness might negatively impact a child's social development? फिजिकल इलनेस यानी कि ग्रोथ में हिंड्रेंस इम्पैक्ट करती है सोशल डेवलपमेंट, एक तरीके के डेवलपमेंट को। पहले तो ये प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, इसमें कुछ प्रिडिक्ट नहीं हो रहा, डायरेक्शन नहीं, पैटर्न भी नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ग्रोथ और डेवलपमेंट हैं तो अलग अलग चीज़ें, मगर डेवलपमेंट और ग्रोथ इंटर रिलेटेड हैं। जो हमारी बॉडी ग्रो कर रही है वो ही तो एक वेसल है, उसी को तो डेवलप किया जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि किसी अलग अलग सोशल बीइंग को डेवलपमेंट हो जाएगी। जो ग्रो हुआ था वो इंसान अलग है, जो डेवलप होगा वो इंसान अलग है, ऐसा नहीं है। जो जिसकी ग्रोथ हुई है, ग्रोथ भी बचपन से ही शुरू हो गई है। जैसे ही उस बच्चे का मतलब जन्म हुआ है, बल्कि कंसेप्शन हुआ तब से ही ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट भी तब से ही शुरू हो गई है, ठीक है, वूम टू टूम। लेकिन ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाती है, डेवलपमेंट चलती रहती है, मगर ये इंटर रिलेटेड है। समझिए अगर किसी बच्चे के फिजिकली इम्पेयर्ड है वो, ठीक है, उसके हाथ पैरों में कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो क्या वो उसकी मतलब फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो पाएंगी? जब उसकी लिम्स ही इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और अगर उसकी किसी नर्वस सिस्टम में दिक्कत है या कुछ दिक्कत है जिससे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो क्या उसका खूब हट्टा कट्टा होगा, तब भी वो अपने बॉडी को ठीक से यूज नहीं कर पाएगा। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेशनशिप है इसमें। विच फैक्टर इज आइडेंटिफाइड एज द रियल स्टार्टिंग पॉइंट एंड बेसिस फॉर ऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कहाँ से शुरू होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट? न्यूट्रिशन से, हेरिडिटी फैक्टर से, स्कूलिंग से, या पीरियड ग्रुप? ये तो बहुत लेट आते हैं सीओडी। न्यूट्रिशन भी मतलब जो डायरेक्ट न्यूट्रिशन हम किसी को दे पाते हैं वो बर्थ के बाद ही तो दे पाएंगे। उससे पहले, सबसे पहले हेरिडिटी का फैक्टर्स, जब कंसेप्शन होता है तो क्रोमोसोम्स पास होते हैं, जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है, और वहीं से एक तरीके से रियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट का, ठीक है। तो आप भी जानते हैं वहीं से डिफाइन होता है, कुछ बेसिक चीज़ें वहीं डिफाइन हो जाती हैं कि फिजिकल और मेंटल लेवल क्या होने वाला है बच्चे का। उसके बाद आप जानती हैं नेचर नर्चर की डिबेट आ जाती है, कुछ चीज़ें बाहर से जब इफेक्ट होता है तब वो डेवलपमेंट पे फर्क आता है। क्वेश्चन 16, द डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स कौन से होते हैं? वो ग्लैंड जो कि डायरेक्ट हमारे ब्लड फ्लो में अपना मटेरियल रिलीज करते हैं, उनको कोई डक्ट नहीं चाहिए, यानी कि कोई सिस्टम नहीं चाहिए जिसके थ्रू वो रिलीज करें। एंडोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, आर क्रूशल बिकॉज दे सिक्रीट, क्या करते हैं सिक्रीट? जीन्स नहीं, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तो पहले से ही होते हैं दिमाग में। एंजाइम फूड से आते हैं, मतलब फूड को डाइजेस्ट करते हैं। हार्मोन्स करते हैं सिक्रीट ग्लैंड्स जो हैं ये वाले, दैट इन्फ्लुएंस बॉडी केमिस्ट्री। बॉडी केमिस्ट्री का मतलब वही है, शेप जो है बॉडी का उसको, और इमोशन को भी वो करते हैं ये हार्मोन्स इन्फ्लुएंस,
क्या डक्टलेस ग्लैंड्स, एंडोक्रीन ग्लैंड्स इनको सिक्रीट करते हैं। अब इन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17, हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। इन दोनों इन ग्लैंड्स की अगर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत है, एक्टिविटी कम हो गई तो भी दिक्कत है। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हाइपर एक्टिविटी एंड हाइपो एक्टिविटी ऑफ द एंडोक्रीन ग्लैंड्स रिजल्ट्स इन, क्या होता है अगर ये चीज़ हो जाए तो हाई इंटेलिजेंस होगी? नहीं जी, नहीं होगी। सीरियस abnormality इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, ये भी नहीं होगी। बेटर सोशल एडजस्टमेंट, ये तो कतई नहीं होगी। ये होगी हमारी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है भैया, ज़्यादा सिक्रीट हो जाए हार्मोन्स या फिर कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो, तो हमारा दिक्कत की बात है, एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है। इंटेलिजेंस इज डिफाइंड इन द टेक्स्ट एज द एबिलिटी टू, इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? मेमोराइज करना टेक्स्ट बुक को? नहीं। ग्रो टोलर, ये बिल्कुल नहीं। कंट्रोल अदर्स, ये भी नहीं। सीधा मतलब है लर्न करना, एडजस्ट करना और टेक डिसीजन, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, यही इंटेलिजेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, इनमें से कौन एक्सटर्नल फैक्टर है? किस चीज़ की? इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट स्टार्टिंग इमिडिएटली आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन के बाद कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को? देख लेते हैं। अब ये देखिए कंसेप्शन के तुरंत बाद है, यानी कि वो मदर के वूम की बात कर रहा है, ठीक है, गर्भ की। उसमें कौन से फैक्टर हैं एक्सटर्नल? क्वालिटी ऑफ द नेबरहुड, नहीं जी। स्कूल तो कहीं से क्यों आ गया, मतलब यहाँ पे ये पीयर रिलेशनशिप भी नहीं, ये है ये। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माँ की जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है प्रेगनेंसी के दौरान, वो ही एक तरीके का एक्सटर्नल फैक्टर है उस टाइम पर, कंसेप्शन जब हुआ है, ठीक है, वही इन्फ्लुएंस कर देता है डेवलपमेंट को। इसलिए अगर एक काफ़ी हिंसाग्रस्त हाउस होल्ड में अगर मदर है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके जो बच्चा है उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेक्स्ट मेंशंस दैट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, घटनाएं और दुर्घटनाएं, है ना, यही होगा ना, इन लाइफ कैन चेंज द एंटायर डेवलपमेंट कोर्स। बिल्कुल जी। दिस इज कैरेक्टराइज्ड एज इंटरनल फैक्टर, हेरिडिटी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर। हेरिडिटी नहीं है, इंटरनल फैक्टर ही हेरिडिटी होता है, तो ये दोनों ही नहीं है, बायोलॉजिकल भी, ये तीनों एक ही है, ए बी और डी सेम है, तो इसका आंसर हो गया सी, एन एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। क्वेश्चन 21, अ चाइल्ड एग्जिबिट्स स्ट्रेंजर एज एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या होती है? किसी स्ट्रेंजर को देख के जो बच्चा घबरा जाता है वो होती है स्ट्रेंजर एंजाइटी। वो कब आती है? वो आती है मेरे ख्याल ये 5 से 6 महीने के एज पर बच्चा स्ट्रेंजर एंजाइटी को एक्सप्रेस करने लग जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। पिंसर ग्रास्प कौन सी होती है? पिंसर ग्रास्प एक तरीके की फाइन मोटर स्किल है, जब बच्चा अपने फिंगर और थंब को यूज करके किसी चीज को पकड़ता है। ठीक है। टिपिकली डेवलप्स बिटवीन, इनके मैं सीधे सीधे आंसर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ डेवलप होती है वो। ठीक है, लगभग बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तब वो पिंसर ग्रास तो उसको आती है, उसी टाइम पे वो चलना सीख रहा है। ठीक है। अगला है टेलीग्राफिक स्पीच, करेक्टराइज्ड बाय 2-3 वर्ड्स टुगेदर। टेलीग्राफ में जैसे पुराने टाइम में आते थे ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए एक साथ, उनको ही हम इंटरप्रेट करते थे। इसकी स्पीच भी ऐसी हो जाती है जैसे चाचा पानी मम लाओ, इस तरीके का कुछ वो बोलेगा जिसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि क्या कहना चाहता है। और ये होता है लगभग जब वो 2 साल का हो जाता है, तब वो कुछ इस तरीके की बातें करता है। अकॉर्डिंग टू Piaget's theory mentioned in the text, the major cognitive accomplishment of infancy is abstract reasoning आ जाती है इन्फेंसी में, 2 साल तक नहीं आती। ऑब्जेक्ट परमानेंस, कंजर्वेशन ऑफ मास, ईगो सेंट्रिज्म,
तो इसका आंसर सीधा है ऑब्जेक्ट परमानेंस से वो एक तरीके से जागरूक हो जाता है कि हाँ भैया ऑब्जेक्ट हटने पर भी वही है, अगर मेरे को दिख नहीं रहा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ऑब्जेक्ट तो है वहाँ पर। तो ये इन्फेंसी की एक तरीके की डेवलपमेंट है, अकम्पलिशमेंट है पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला देखते हैं। एट व्हाट एज डज द टेक्स्ट स्टेट अ चाइल्ड्स वोकेबुलरी इज अप्रोक्सीमेटली 2562 वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स हैं ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये एनआईएस के अकॉर्डिंग इतने वर्ड्स 6 साल की उम्र तक वो सीख लेता है। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे यूनिट 1 से ही बने हुए हैं। ठीक है, इस इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो सीधे फैक्चुअल हैं, क्या पता पूछ लिए जाएं, और क्या पता इनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछा जाए, 2-2500 की जगह 2700 हो जाए, 3000 हो जाए, है ना, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस भी तो है बच्चे के, कोई बच्चा ज़्यादा सीख रहा है, कोई कम सीख रहा है, ये ऑन एन एवरेज बोला 2500। तो आप भी इनको इसी तरीके से ग्रास्प करें इन क्वेश्चंस को, और कोशिश करें कि आप ओरिजिनल जो यूनिट है उसको भी एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, इन क्वेश्चंस का एम ये है कि आपको एक वो मिल जाए, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। द पीरियड ऑफ नेगेटिविज्म, स्टबर्ननेस, सेइंग नो, ठीक है, ये जिद्दी बना, लड़ना, मना करना, ये कौन से पीक करता है किन ईयर्स में? ये पीक करता है जी आपका मेरे ख्याल 3 to 6 ईयर्स में। नेगेटिव, अगर मैं ठीक हूँ, इसको आप थोड़ा देख लेना, नेगेटिविज्म 3 to 6 में ही करता है, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये एज जो है 6 से 9 ये गैंग एज है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स थोड़ी अलग होती हैं, मगर मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 3 to 6 ईयर्स ही है, क्योंकि ये वो एज है जहाँ पे बच्चा, अर्ली चाइल्डहुड की एज है जिसको नेगेटिविज्म से ज़्यादा रिलेट करा जाता है। ठीक है, बच्चा थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है इसमें। गैंग एज में तो क्या होता है, अगला क्वेश्चन, गैंग एज में क्या होता है, थोड़ा बच्चा हट जाता है, ठीक है, फैमिली से ज़्यादा लॉयल हो जाता है उन गैंग के साथ, उनको ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है। नेगेटिविज्म और अर्ली चाइल्डहुड का वो है फीचर, और जो गैंग एज है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गैंग एज इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, गैंग एज में क्या होता है, बच्चा एक तरीके से अपने पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा जुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन उसका हो जाता है, उनकी बातें वो मानता है, उन्हीं के साथ वो मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि थ्रू आउट। अब भी आप और हम भी हैं, हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड अपनी फैमिली से हैं, मगर उस एज में हम भी गैंग एज का पार्ट बने होंगे कभी ना कभी। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, और कब ये आई, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड में ये गैंग एज आती है। ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 द टेक्स्ट नोट्स दैट गर्ल्स आर फिजियोलॉजिकली 2 years behind boys, a year ahead of boys, equal to boys, slower in dental development। ये तो कतई अजीब सा है कि भैया दांतों का डेवलपमेंट नहीं हुआ उनको, ऐसा नहीं है। 6 से 12 साल में, यानी कि जब वो टीन एज में एंटर होने वाले होते हैं, उस एज में लड़कियां आगे होती हैं, और कितना आगे होती हैं, लगभग 1 साल। ठीक है, और ये आपकी इसी यूनिट में एग्जैक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, पीछे होने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे आगे होती हैं, और वो लगभग 1 साल लड़कों से आगे होती हैं अपनी फिजिकल ग्रोथ में। क्वेश्चन 29, विच टाइप ऑफ फियर टिपिकली रिप्लेसेस अर्ली चाइल्डहुड फियर्स ऑफ हाई प्लेसेस नॉइज? अर्ली चाइल्डहुड के फियर्स थे ये, ठीक है, इनको रिप्लेस करा है लेटर चाइल्डहुड में, कौन से फियर्स में? एनिमल्स का नहीं, स्ट्रेंजर्स का तो ये बचपन में होता है, फियर ऑफ फॉलिंग ये तो प्लेसेस का फियर हो गया ना, ये भी नहीं, तो इसका आंसर है बी है। फियर ऑफ सुपर नेचुरल क्रीचर्स, फेलिंग, रिडिक्यूल, शर्म, ये आ जाती है, वो ये ना गैंग एज वाला है लेटर चाइल्डहुड, उसमें ही के सारी डराएंगे। फेलिंग, रिडिक्यूल, मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल होता है, मतलब एक तरीके से क्या होता है, शर्म से रिलेटेड है रिडिक्यूल हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन 30, मेंटल प्रैक्टिस is suggested in the text as a method to help in learning of, क्या
करने में हेल्प करता है मेंटल प्रैक्टिस। अब ये टर्म आपकी यूनिट में मिलेगा, और ये टर्म क्या है, ये कहता है कि इससे मोटर स्किल्स सीखते हैं मेंटल प्रैक्टिस से। ठीक है, मोटर स्किल सीखने की एक तरीके की एक स्किल है ये मेंटल प्रैक्टिस, जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो एक तरीके से प्रैक्टिस करता है बार 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 किसी मोटर स्किल को सीखने के लिए। ये हॉट्स का क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का। A teacher observes a student who is intellectually bright but socially isolated. Socially वो isolated है और intellectually bright है। Emotionally volatile है, मगर उसमें भी दिक्कत है, emotions में भी उसके। The text suggests checking which internal biological factor first. इंटरनल बायोलॉजिकल फैक्टर कौन सा इसमें सबसे पहले चेक होना चाहिए? चाइल्ड्स हाइट, ये तो नहीं। वोकेबलरी, ये भी नहीं, इनसे रिलेट नहीं हो रही है। ठीक है, सोशली आइसोलेशन हाइट से थोड़ी होगा, वोकेबलरी से नहीं होगा, मसल मास से भी नहीं होगा। ठीक है, किससे होगा? जब अंदर के कुछ केमिकल्स उसका इमोशंस को छेड़ेंगे ना, तब वो सोशली आइसोलेट हो जाएगा। इंटेलेक्चुअली तो ब्राइट है वो। ठीक है, तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी कुछ एक्टिविटी थोड़ी ऊपर नीचे होगी, हार्मोन्स का सिक्रीशन लेवल चेंज होगा, और हमारा ये कंडीशन आ सकती है। ठीक है, सोशली आइसोलेट हो सकता है बच्चा। ये भी एक तरीके का होट्स है। इफ अ टीचर विशेस टू टीच, क्वेश्चन 32, इफ अ टीचर विशेस टू टीच राइटिंग फाइन मोटर स्किल है, जो कि एक दे शुड एंश्योर द चाइल्ड हैज फर्स्ट मास्टर्ड लार्ज आर्म मूवमेंट्स। दिस अलाइंस विद द विच प्रिंसिपल? सीधा सीधा प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, लिम्स को पहले, मतलब अपने हाथ को पहले, हाथ पैरों को पहले अपना कंट्रोल करना सीखेगा, तभी तो वो कहीं फाइन मोटर पे जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोक्सिमो डिस्टल का जो था, जो कि बीच में से शुरू होते हुए बाहर जा रहा था ऐसे, वो वाला प्रिंसिपल है। ये फाइन मोटर स्किल लास्ट में सीखता है वो। ठीक है, तो इसको इसलिए टीचर को पता होना चाहिए कि उसकी हाथों का मूवमेंट तो ठीक है ना, मतलब कैसे चेक कर सकता है इसको, ये क्या क्या वो ठीक से बॉल थ्रो कर पा रहा है अपने हाथों से? ठीक है, बोतल को मतलब पकड़ पा रहा है, बोतल को पकड़ पा रहा है ठीक से, तभी तो वो ढक्कन खोल पाएगा, है ना। जब पकड़ लेगा, पकड़ना ही नहीं आ रहा तो ढक्कन कैसे खोलेगा? पेंसिल छील पा रहा है, पेंसिल छील ही नहीं पा रहा तो पेंसिल से लिख कैसे पाएगा, है ना। ये चीज़ें हैं। Horse. A parent is worried because their 7-year-old is not growing as fast as they did as an infant. जब वो 7 साल का बच्चा उनका इन्फेंट था, तब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। द टीचर एक्सप्लेन, ये पेरेंट जो है घबरा गया कि अब स्पीड कम हो गई इसकी। द टीचर एक्सप्लेन दिस इज नॉर्मल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा है आपको भी पता है ये, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट। ठीक है, रेट यूनिफॉर्म नहीं होता, सबसे ज़्यादा, सबसे मेरे हिसाब से तो आपके हिसाब से भी सबसे ज़्यादा तेज कब ग्रो करता है? वो कंसेप्शन से बर्थ तक करता है। एक छोटे से एग और स्पर्म से वो पूरा बच्चा बन जाता है। ठीक है, फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इससे ज़्यादा तेज तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उसके बर्थ के बाद का देखें तो सबसे तेज इन्फेंसी में ही वो ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद चाइल्डहुड में स्लो होता है, एडोलिसेंस में दोबारा से ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, हमारे प्यूबर्टी आती है तो थोड़ा रेट दोबारा बढ़ जाता है। उसके बाद एडल्टहुड में दोबारा मेच्योरिटी आ जाती है और फिर स्लो हो जाता है। द टेक्स्ट एडवाइसेस टीचर्स नॉट टू रिजेंट, रोको मत किसको? गैंग मेंबरशिप को। ठीक है, क्योंकि हमने भैया स्कूल में डाला ही वो सोशलाइजेशन के लिए था, हम घर पे भी पढ़ा लेते उसको, है ना। हम बतरे पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ा लेते, लेकिन हमने डाला सोशलाइजेशन भी तो सिखानी थी, सोसाइटी में भी तो उसको जाना था। इसलिए जो रिजेंट नहीं करना चाहिए गैंग मेंबरशिप को, आएगी चली जाएगी। ठीक है, उसको रहने दो, उसके दोस्तों के साथ थोड़ा कंट्रोल करो, मगर ज़्यादा आफत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको करने दो। इट मेक्स डिसिप्लिन ईजियर, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, इट अलाउज द टीचर टू टेक अ ब्रेक, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द स्कूल बोर्ड। ये तो नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि स्कूल में बोला गया है कि गैंग बनवाओ, गैंग मेंबरशिप। गैंग ये वैसी गैंग नहीं है वो लड़ाई भड़ाई वाली। ठीक है, कभी आप
कंफ्यूज हो जाओ। इसको नाम गैंग मेंबरशिप दिया गया है, मतलब एक ग्रुप है दोस्तों का एक तरीके से, ठीक है, पीयर्स का, उसको गैंग बोला जाता है। कोई गुंडे मवाली वाली गैंग नहीं है ये। सीधा इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। ये जो वो बच्चे हैं उनको एक तरीके से सेल्फ एक्सप्रेशन मिलता है अपने पीयर्स के साथ, इम्पोर्टेंस दी जाती है, बात को सुना जाता है, सिक्योरिटी फील करते हैं वो। इसलिए गैंग मेंबरशिप को रिजेंट नहीं करना चाहिए टीचर्स को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उनमें आफत उतार दिया टीचर ने, जाके एक एक बच्चे को अलग अलग बिठा दिया, ऐसा चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको रिजेंट मत करो, इसको एक तरीके से लेट इट बी, ठीक है। द क्वेश्चन 35, द स्पैन ऑफ अटेंशन इन अर्ली चाइल्डहुड इंक्रीजेज फ्रॉम 7 मिनट से, सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, 20 मिनट तक बढ़ता है, क्योंकि सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपकी यूनिट में दिया गया है, ठीक है। इसको एक तरीके से आप बैकग्राउंड में याद रखें इन चीज़ों को। अगर आपने यूनिट पढ़ी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है फिर तो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है कुछ, तो आप एक तरीके से इसका बैकग्राउंड बना के चल सकते हैं कि हाँ भाई, अर्ली चाइल्डहुड में अटेंशन स्पैन बढ़ा था। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कम से कम आपको कुछ ये तो पता होगा कि हाँ बढ़ता था, घटता नहीं था। और आपने यूनिट पढ़ी होगी तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि 20 मिनट बढ़ता था, ऐसा लिखा गया है। क्वेश्चन 36, एट वट एज डज द टेक्स्ट से अ टोडलर बिगिंस टू क्लाइंब स्टेयर्स। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कहाँ पे है वो, यहीं पे मैं आपके लिए सर्च करता हूँ स्टेयर्स, ठीक है, ये रहा। अराउंड 15 months बेबीज बिगिन टू क्लाइंब स्टेयर्स। ये मैंने आपको क्यों दिखाया, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कहीं से भी कुछ भी उठा के क्वेश्चन बना दिए गए हैं। ये आपकी एनआईएस में से ही बने हैं और आपको दिख भी गया होगा आंसर। 15 months की एज में वो, ऐसा बोला जाता है कि वो क्लाइंब कर लेता है स्टेयर्स। अब वो फिर से वही बात आती है, कोई बच्चा 1 साल पे भी चढ़ जाएगा, कोई हो सकता है 2 साल पे भी ना चढ़े, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, मगर ऑन एन एवरेज हम कोई एज तय करते हैं जो कि हमारी लगभग 15-16 महीने में सीख पाता है। अब वो यहाँ पे एक और प्रिंसिपल हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न, क्योंकि जब वो 10 से 12 महीने पे चलना सीखा होगा उसके बाद ही तो कोई सीढ़ी चढ़ेगा। ऐसा तो नहीं सीढ़ी पहले चढ़ गया और चलना आया नहीं उसको, है ना। तो एक प्रिंसिपल पैटर्न का भी फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं, जेन्युइन एम्पैथी, मतलब दूसरे का दुख फीलने वाली जेन्युइन एम्पैथी एंड द एबिलिटी टू अपोलोजाइज टिपिकली अपीयर अराउंड एज 2 साल में। ऐसा टेक्स्ट में लिखा गया है कि 2 साल का बच्चा जेन्युइनली एम्पैथी फील कर पाता है, अपोलोजाइज कर पाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन अर्ली चाइल्डहुड द ब्रेन डेवलप्स बट परसेंटेज ऑफ इट्स एडल्ट वेट 90%। सीधा सीधा लिखा गया है टेक्स्ट में कि अर्ली चाइल्डहुड में 90% तक विकास हो चुका होता है। ये आपने एनसीएफ में भी देखा होगा, एनईपी में भी देखा होगा, बहुत जगह बोला है कि 6 साल की उम्र तक अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में पढ़ा होगा, 6 साल से 8 साल की उम्र तक बच्चे का 90%, 95%, 80% दिमाग का विकास हो जाता है। ऑन एन एवरेज हम 90 मान लेते हैं। 90 के एक तरीके से मानो आप बहुत ही ज़्यादा पोर्शन का डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद तो एक फाइन होती है ना, टच देना है बाकी ईयर्स में। द सोशल स्माइल, सोसाइटी के लिए जो बच्चा स्माइल करता है, वो स्माइलिंग इन रिस्पॉन्स टू अदर्स, जब बच्चे अदर्स स्माइल करते हैं तब बच्चा स्माइल करता है। ये कब आता है, ये शुरू में ही आ जाता है, बहुत जल्दी। 2 से 3 महीने का बच्चा सोशल स्माइल को दिखाने लग जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया सब टेक्स्ट में है, सब कुछ, सारे क्वेश्चंस, ये एक ही यूनिट के हैं इतने सारे टॉपिक्स, ठीक है, जो अलग अलग आप चीज़ सुन रहे हैं, ठीक है। अगला है, द टेक्स्ट स्टेट्स दैट इमोशंस इन अर्ली चाइल्डहुड आर ट्रांजिटरी। ट्रांजिशन हो जाता है, ट्रांजिशन समझते हैं जब चीज़ें चेंज होती हैं। तो इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है क्या, कि इमोशंस अर्ली चाइल्डहुड में बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होते हैं। हंसने से रोना शुरू, रोने से हंसना शुरू, और फिर भागना शुरू है ना, भागते तो सबसे पहले हैं ये।
गोंदू सारे बच्चे। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कैसे डेवलप होगी, पहले वर्ड सीख लेगा है ना? नहीं, सबसे पहले साउंड्स, कूइंग, क्राइंग है ना, सबसे पहले क्राई करता है बच्चा, रोता है, फिर कूइंग शुरू होती है, फिर कॉन्सोनेंट्स बोलना शुरू करता है, फिर मामा दादा चाचा बोलता है, फिर जाके टेलीग्राफिक स्पीच बोलता है, तब जाके सेंटेंस बोलता है। तो साउंड्स, बैबलिंग, वर्ड, सेंटेंस, ये है एक तरीके का सीक्वेंस। अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, अ चाइल्ड बोर्न विद अ डैमेज नर्वस सिस्टम विल लाइकली सफर। अब नर्वस सिस्टम समझ से आप, नर्वस सिस्टम अगर किसी का खराब है तो यूँ समझ लीजिए उसका जीवन ही खराब है पूरा। बहुत बड़ा नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस डालता है चीज़ पर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिजिकल ग्रोथ ओनली, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाई ये सब कुछ खराब हो जाएगा। कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल स्पेस बहुत फर्क पड़ेगा। नर्वस सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। पूरे ब्रेन का जो कमांड सेंटर है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक, हर चीज़ तक नर्व्स के थ्रू जाता है। अगर वही डैमेज है तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। द टेक्स्ट सजेस्ट दैट अर्ली टेंशन ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ अ मोटर स्किल सर्व्स। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझाया गया, मैंने अभी देखा था कि जब मोटर स्किल कोई सीख रहा होता है, जो अर्ली टेंशन आती है फेलियर की वजह से, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट होती है ना? क्या होती है? वो मोबिलाइज करता है रिसोर्सेज एंड एनर्जी को टू मीट द न्यू सिचुएशन। ये कॉन्सेप्ट है कि जब अर्ली टेंशन आती है, थोड़ा सा वो लड़खड़ाता है और मोटर स्किल सीखने में कुछ दिक्कत होती है, तो उससे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आता है। एक मोबिलाइज हो जाती है रिसोर्सेज और एनर्जी। मोबिलाइज होना मतलब इकट्ठा होना, आना किसी चीज़ का, टू मीट द न्यू सिचुएशन, ठीक है। सेपरेशन एंजाइटी टिपिकली बिगिंस एट, कब आती है सेपरेशन एंजाइटी? लगभग इस समय आती है, 8 से 10 महीने पे। उससे पहले स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है लगभग 6 महीने तक के में। सेपरेशन एंजाइटी लगभग 8 से 10 महीने के बच्चे में आती है। वो सेपरेट होने से, मदर से बहुत डरता है, ठीक है। A 9-year-old boy refuses to play with girls and strictly adheres to his group's rules. This behavior is characteristic of, कौन सा है? गैंग एज, लेटर चाइल्डहुड। सीधी सीधी बात है भैया, लड़कियों के साथ नहीं खेलना। 9 ईयर बोल्ड बॉय, यहीं से देख लेते आप, 9 साल का है, लेटर चाइल्डहुड है ना, ठीक है। तो गैंग एज का ये फीचर है। रिगार्डिंग मोरल डेवलपमेंट, द टेक्स्ट स्टेट्स दैट एट बर्थ, पैदा होते ही बच्चा क्या है? मोरल, इमोरल? अरे भैया वो पैदा हुआ, इसको क्या पता मोरल इमोरल? वो ना तो नीदर मोरल नॉर इमोरल, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। बनेगा तो मोरल इम्पोरल बाद में, उसको क्या पता भैया? उसको उसको अपनी मम्मी पता है और अपना दूध पता है, उसको कुछ नहीं पता। बच्चा पैदा हुआ है अभी, ठीक है। तो बर्थ के टाइम बच्चा ना मोरल होता है ना इमोरल होता है। 47, इन द प्री लिंग्विस्टिक फेज, लैंग्वेज सीखने के पहले फेज में, उससे पहले, इन्फेंट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज क्राइंग, रोएगा। जब लैंग्वेज ही नहीं आई है ना, लैंग्वेज कब आ जाती है? जब मामा दादा भी बोलना शुरू करता है तब भी आप समझ जाते हो कि लैंग्वेज आ गई है, ठीक है। उससे पहले कॉन्सोनेंट्स, अक्षर बोलता है तब भी लैंग्वेज आ जाती है। प्री लिंग्विस्टिक क्राइंग है, ठीक है। सबसे पहला कम्युनिकेशन, ये रही फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जरूरी नहीं हो दिक्कत में हो, कुछ हो सकता है उसको कुछ चाहिए हो तो भी रोएगा ही वो, कि ओनली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो, यही तो आता है उसको उस टाइम पे। अगला क्या है? द टेक्स्ट स्टेट्स दैट कंप्लेंट्स ऑफ डिसोबीडियंस आर हाईएस्ट ड्यूरिंग, कब होंगी? लेटर चाइल्डहुड में ही तो होंगी, यंग एज में, ठीक है। अ टीचर यूजेस द प्रोजेक्ट मेथड वेयर स्टूडेंट्स मस्ट इंटीग्रेट रिसर्च राइटिंग एंड ड्राइंग। This teaching strategy utilizes the developmental principle of integration, parts to whole, cephalocaudal, heredity, and ये तो COD तो है नहीं, cephalocaudal भी नहीं, इंटीग्रेशन है। छोटी छोटी चीज़ों को मिला के एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है।
रिसर्च को, राइटिंग को, ड्राइंग को मिला के ये तीनों पार्ट्स हैं और ये प्रोजेक्ट जो बना है वो होल है। ठीक है, इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल यहाँ पे दिख रहा है। द टेक्स्ट स्टेट्स दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट ऑन अ चाइल्ड decreases as the age, remains constant, increases as the child's ability mature or is less important than heredity। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो यूनिट में बोला गया है वो बोला गया है कि जैसे जैसे बच्चे की एबिलिटी बढ़ेंगी, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। जब बच्चा बोलना सीखेगा और सुनना सीखेगा, सीखना सीखेगा, तब तब उसको एनवायरनमेंट ज़्यादा अफेक्ट करता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे चाइल्ड की एबिलिटीज़ मेच्योर होंगी, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। हो सकता है एक टाइम के बाद वो आप स्टेबल हो जाओ, है ना, समझदार हो जाओ, समझदारी आ जाए आप में, मगर कुछ हद तक इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट का बढ़ता चला जाएगा जब आपकी एबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। तो ये थी हमारी 506 की यूनिट 1। ठीक है, ये हमने आज क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आगे अगली वीडियो में होपफुली बहुत जल्द यूनिट 2 करेंगे, यूनिट 3, ऐसे करके अपना 506 जो कि सबसे एक बड़ा कोर्स है एनओएस का, उसको फटाफट निपटाएंगे। मेरा टारगेट है कि एक एक हफ्ते में एक एक कोर्स तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, रोज़ की 2 यूनिट भी हों। आई होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, बाकी देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कमेंट्स में कुछ ज़रूर लिखें कैसा था हमारा ये सेशन।